तो आज हम करने वाले तुम्हारे सिविक्स का लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th आईसीएसई, द हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। इसको कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है ये इसकी भाषा की वजह से, समझ नहीं आती है पहली बारी में, कोई नहीं अब आ जाएगी। सो चैप्टर को शुरू करते हैं। हम पहले ही इसका जो पिछला चैप्टर है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो पढ़ चुके हैं एंड उसमें बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं, तो आसानी से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही कोई नहीं। कॉम्पोजिशन, अब हाई कोर्ट इतना समझ लो कि हाई कोर्ट हर स्टेट में एक ही हो सकता है, ठीक है। हाँ, उसकी बॉडीज वगैरह जैसे मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जगह खोला जा सकता है, वो सब एक है, पर एक ही है, ठीक है, हर स्टेट में एक ही है। और ऐसा नहीं कि हर स्टेट में है ही है, नहीं, 25 हैं कुछ इंडिया में। और वो ऐसा होता है यार कि अगर कोई छोटी स्टेट है और उसके साथ एक और छोटी स्टेट है तो अपना कंबाइन करके एक भी बना सकती हैं, कोई 3 भी इकट्ठे बना सकती हैं, जो भी है। यूनियन टेरिटरी सिर्फ दिल्ली का है, बाकी सबने कंबाइन ही किया हुआ है अपना, ठीक है, धीरे आसपास वाले शहरों से, आसपास वाले स्टेट से। तो वही चीज़ है यहाँ पे, तुम्हें कोई ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में होना ही होना चाहिए, नहीं, कोई छोटी है तो वो किसी और से बोरो कर लेगी, कोई दिक्कत वाली बात ही कोई नहीं, ठीक है। सो कॉम्पोजिशन यही है तुम्हारी कि सबसे पहले तो इंडिया में इतने ही हैं और यूनियन टेरिटरीज वगैरह में ऐसा सबका अपना अपना होता है। हाई कोर्ट की बहुत एक वैल्यू है, एक प्रेस्टीज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक बिल्कुल अलग ही लेवल का सुप्रीम हो गया ना। बट हाई कोर्ट में ये होता है कि ठीक है, आम जनता भी पहुंच सकती है, बाकी नहीं तो कंट्री वाले मैटर्स तो होते ही हैं। सो अब इसमें भी वही चीफ जस्टिस तुम्हारी प्लस अदर्स, इसमें कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। अगर कोई बड़ी स्टेट है तो ज़्यादा जज होंगे, कम स्टेट है, छोटी स्टेट है, छोटे पॉपुलेशन है तो कम जजेस होंगे, ठीक है। तो चीफ जस्टिस एक ही होगा, वो तो ऑब्वियसली एक ही राजा हो सकता है, एक ही पूरा हेड हो सकता है। सो चीफ जस्टिस प्लस अदर्स, समझ गए। अब इसमें क्या होता है, चीफ जस्टिस बनता कैसे, हम पढ़ लेते हैं, ऐसे वो नहीं है कोई बहुत दिक्कतों वाली चीज़, हमने इक्वेशन के तौर पर पिछली बार भी समझा था, अब भी समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझो एडिशनल जज क्या होता है और एक्टिंग जज क्या होता है। प्रेसिडेंट एडिशनल जज को अपॉइंट कर सकता है और एक्टिंग जज को भी कर सकता है। एक्टिंग जज तो तब होता है जब जो मेन जज है, जो चीफ जस्टिस है, वो कोई काम के लिए बाहर गया या फिर नहीं कर पा रहा अपना, भाई देखो बीमार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर उसकी जगह पे वॉइड फिल करने के लिए किसी को जज ऐसे एक्टिंग जज बना दिया जाए, ठीक है। और वो कब तक चलेगा, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, लेकिन जब तक वो नहीं आ जाता वापस, कौन, चीफ जस्टिस अपने, या फिर जो जिस जज पे ये आया है, ठीक है, कोई और जज पे भी अगर ये बना है, तो जब तक वो अपना ऑफिस वापस होल्ड नहीं कर लेता तब तक एक्टिंग जज विल बी एक्टिव, एक्टिंग जज विल बी एक्टिव। दूसरा एडिशनल जज, ठीक है, एडिशनल जज 2 साल तक ही बनाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम हो सकता है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। तो एडिशनल जज क्या कि बहुत, जैसे एकदम से बहुत ही केस आ गए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को लगा कि यार इस हाई कोर्ट में बहुत केस आ रहे हैं तो हमें इतने जजों से काम नहीं बनेगा, तो 1 या 2 एडिशनल जज दे देते हैं। तो एडिशनल जज, ये एडिशनल जज क्या करेगा, काम बढ़ाएगा, मतलब काम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो करेगा नॉर्मल काम ही जज वाले, पर एडिशनल इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये उसमें एड हॉक जज हमने पढ़ा था, वो भी कुछ ऐसा सा था, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है, बस नाम ही अलग होते हैं। अब इसकी वो क्या है, क्वालिफिकेशंस, ये हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट। अब कॉम्पोजिशन हमने समझ ली कि भाई चीफ जस्टिस होगा और जितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, पर ये सब बनेंगे कैसे। सबसे पहले इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ऑब्वियसली पता है ना, ये तो तुम लिख के आ ही सकते हो। उसके बाद 62 ईयर से बड़ा होना चाहिए, सॉरी बड़ा नहीं होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, ग्रेटर देन 62 ईयर्स ओल्ड नहीं होना चाहिए, उससे छोटा छोटा ही होना चाहिए। मतलब 62 पे बंदा रिटायर हो जाता है, ठीक है, हाई कोर्ट में, सो उससे छोटा तो ऑब्वियसली होना ही पड़ेगा, रिटायरमेंट की एज पे तो तुम्हें कोई नौकरी पे रख नहीं वाला। इंडियन सिटीजन लेस देन 62 ईयर्स ऑफ एज एंड जज फॉर 10 ईयर्स, ये इन दोनों में और है, ठीक है। या तो जज होना चाहिए 10 साल के लिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए 10 साल का। वहाँ पे ना काफ़ी ऐसा लिखा होता है, काफ़ी अलग ही भाषा में लिखा होता है कि भाई किसी भी जुडिशियल ये वो में कुछ होना चाहिए। सिंपल कहने का भाव उनका ये जज ही है, ठीक है। तो जज फॉर 10 ईयर्स एट लीस्ट, या फिर एडवोकेट फॉर हाई कोर्ट 10 ईयर्स, एडवोकेट फॉर हाई कोर्ट 10 ईयर्स, या फिर जज ऑफ एनी कोर्ट फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक पूरा होता है तो तुम क्वालिफाई हो बनने के लिए। तुम बन नहीं जाओगे, बनोगे कैसे, जब प्रेसिडेंट की रजामंदी होगी, उसके साथ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी होगी और गवर्नर ऑफ स्टेट की रजामंदी होगी। क्या मतलब है इसका, देखो जब तुमने चीफ जस्टिस चूज करना है तो कैसे करते हैं, प्रेसिडेंट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ द SC सुप्रीम कोर्ट प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट, ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे चीफ जस्टिस का। इसमें एक कैच ये है कि जो चीफ जस्टिस है वो अकेला कभी डिसीजन ये वाले नहीं ले सकता, इसके साथ जो 4 और सीनियर मोस्ट जज होंगे वो बैठ के डिसीजन लेते हैं, 5 जज लेते हैं, ये मैंने पिछले चैप्टर में तुम्हें बताया था, ठीक है। चीफ जस्टिस अकेला नहीं लेता,
ये चीज़ होगी। अब अगर चीफ जस्टिस के अलावा किसी को हायर करना है, किसी के अलावा अपॉइंट करना है, ठीक है, वो कैसे होगा, उसमें ये वाला जो चीफ जस्टिस है, जो स्टेट का चीफ जस्टिस है, वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस गवर्नर ऑफ स्टेट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है, समझ गया सब कुछ। अब ये हो गया तुम्हारा कॉम्पोजिशन, ये होगी तुम्हारी अपॉइंटमेंट, ये हो गया तुम्हारा क्वालिफिकेशंस। अब एक और टॉपिक निकलता है ऑफ टॉपिक कि भाई कंडीशंस फॉर सर्विस, जो कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी मोस्ट बुक्स में ये दिया गया टॉपिक। तो इसमें मैं पढ़ाऊंगा नहीं कुछ ज़्यादा, तुम्हें बेसिक सेम ही चीज़ें, अगर तुम्हें कुछ आए तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। पहला तो रिटायरमेंट, देखो रिटायरमेंट वही 62 ईयर्स, ठीक है, और रिमूवल इम्पीचमेंट जैसे उसमें हुआ था हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज में, वैसे इसमें होगा, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। इसमें गवर्नर भी इन्वॉल्व है तो उसमें ज़्यादा मतलब इतना फर्क नहीं है, बस क्योंकि इतने लोग इन्वॉल्व है तो इतने लोगों को फर्क भी पड़ना चाहिए। तो रिमूवल, ट्रांसफर में भी वही चीज़ आती है, ट्रांसफर भी प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं ले सकता, प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस का पूछना पड़ेगा, उसकी सलाह लेनी पड़ेगी, उस स्टेट के चीफ जस्टिस से पूछना पड़ेगा जिस भी स्टेट के जज को भेज रहा है, चीफ जस्टिस को नहीं भेजेगा, किसी भी और बंदे को, अगर अदर्स में से भेज रहा है तो चीफ जस्टिस से भी उस स्टेट के बात होगी, प्लस गवर्नर्स ऑफ बोथ स्टेट्स, जहां से जा रहा है और जहां जा रहा है, ठीक है। लेट्स से पंजाब से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो पंजाब वाले गवर्नर प्लस दिल्ली का गवर्नर, या फिर दिल्ली यूनियन टेरिटरी होगी तो गुजरात में कर दिया, कहीं भी कर दिया, ठीक है, समझ गए, तो वो दोनों को रखेगा। ये हो गया तुम्हारा रिमूवल और ट्रांसफर। उसके बाद सैलरीज और एम्यूलमेंट्स वही चीज़ होती है, तुम्हारा कम नहीं कर सकते, जो कि उसमें चीज़ें थी वही सब चीज़ें, बस ये है रिस्ट्रिक्शंस होती हैं प्रैक्टिस पे कि उसके बाद तुम काम कर सकते हो, जिस पर जहाँ पे काम किया है वहाँ पे नहीं कर सकते, कि ताकि वही वाला कि पावर वाली चीज़ ना रहे, सिंपल सा। ये हो गया तुम्हारा बेसिक चीज़ें। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, पावर्स एंड जुरिस्डिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, जो कि बहुत सिंपल है, नंबर तुम्हें ऐसे ही दिला देगा क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या होती है पावर्स और फीचर्स ऑफ कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट दो तरीके की, ओरिजिनल एपिलेट। ओरिजिनल एपिलेट क्या, ओरिजिनल एपिलेट है तो उसमें थी, हाँ सेम ही है। ओरिजिनल में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है कोई भी केस का, कि हम जी पहली बार जो केस सुनाया जा रहा है, पहली बार उसकी सुनवाई होगी, वो सीधा होगी सुप्रीम कोर्ट में, वो उस चैप्टर में पढ़ा था। अगर पहली बार सुनवाई हो सीधा ही स्टेट में, ठीक है, हाई कोर्ट में, तो वो क्या माना जाएगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है जी। अब क्या हर केस लेके आ सकते हो तुम इसमें, नहीं, हर केस डायरेक्टली कैसे ले आओगे तुम, कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा भैया जी, ऐसे कैसे कुछ भी तुम ले आओगे, ठीक है। फर्स्ट इंस्टेंस पे अगर इसने सुनना है, क्योंकि हाई कोर्ट भाई लेवल है, हाई कोर्ट का दबदबा है, ठीक है, सबसे ऊपर नहीं है पर सबसे नीचे भी नहीं है, तो वो चीज़ है। अब क्या क्या केसेस आते हैं, देखो सारे याद करने की जरूरत नहीं होती, एक एक लाइन बाय लाइन तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए और तुम वहाँ पे बस लिख दो, ठीक है। इसके आगे पीछे की कहानी अपने आप बना लेना कि ये वाले केस, ये वाले केस, मैंने सिर्फ एग्जैक्टली फैक्ट मुंह पे लिखे हैं, मतलब बोर्ड पे लिखे हैं, मैं तुम्हें समझा देता हूँ। पहला, स्टेट रेवेन्यू एंड कलेक्शन। स्टेट रेवेन्यू और कलेक्शन पे कोई केस आए तो वो सीधा हाई कोर्ट पे ही जाएगा। ऑब्वियसली तुम छोटे से कोर्ट में थोड़ी स्टेट के वर्सेस केस कर दो या कुछ कर दोगे, पता लगाए कि स्टेट क्या कर रही है या वो रेवेन्यू का जो भी है। केसेस रिगार्डिंग विल्स जो होता है ना कि डेथ के बाद मेरी ये विल है, मेरा वो जो ऐसे पूरा साइन भी होता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी इस बेटे को मिले, इस बेटे को ना मिले, या फिर 50-50 डिवाइड हो या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो वो जो विल होती है उस पर कोई विवाद है, कोई केस है, तो कहाँ पे जा सकता है, पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि इसके नीचे नहीं कर सकते तुम, नहीं, पर यहाँ पे डायरेक्टली लेके आने की एक पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो केसेस रिगार्डिंग विल्स, डाइवोर्स, मैरिज, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट की बेइज्जती करने का ये वो केस, वो भी डायरेक्टली लेके आया जा सकता है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट छोटा कोर्ट ले आएगा कि भाई हमारी बेइज्जती की इसने, देख लो, तो कुछ भी मतलब, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, अब ये जुडिशियल रिव्यू वाले केसेस भी आ सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी का रिव्यू करना, मतलब जो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके इंटरप्रिटेशन पे जो केस आते हैं वो डायरेक्टली आ सकते हैं यहाँ पे। और जो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, जी हाँ, इनके पास भी पावर है, हाई कोर्ट्स के पास भी पावर होती है ये फंडामेंटल राइट्स वगैरह को इन्फोर्स करने की, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है। तो तुम हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, ठीक है, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए। सो ये थे तुम्हारे कुछ पावर्स एंड ड्यूटीज ओरिजिनल के, ठीक है। ओरिजिनल में वही डायरेक्ट जा सकते हैं। एपीलेट में तुम डायरेक्टली नहीं, एपीलेट में लाइक तुम स्पेशल लीव ले रहे हो, क्या लीव टू अपील ले रहे हो तुम, क्या स्पेशल लीव टू अपील, समझ गए। स्पेशल लीव टू अपील पिछले चैप्टर में मैंने समझा दिया, नहीं देखा तो देख लेना अच्छे से, कि भाई कोर्ट दे देता है कि तुम आगे जाके केस कर सकते हो, आगे भी इसके या नहीं कर सकते वो चीज़। अब इसमें दो तरीके के केस आते हैं, उसमें हमने दो तरीके नहीं पढ़े थे, इसमें हम पढ़ रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस।
क्रिमिनल केसेस नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें मतलब मर्डर, चोरी, ये वो, बहुत रॉबरी, बहुत बड़े लेवल की, ठीक है, मतलब अलग अलग ये सब आएंगे। इसमें बेसिक यही विल वगैरह वाले, डाइवोर्स हो गया, ये वो हो गया, ये इसमें इतना वो नहीं है, ठीक है। किसी ने थोड़ा पैसे देने से मना कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो सिविल केसेस ठीक ठाक, ठीक है। अब कोई अलग लेवल का कोई जुर्म कर दिया, ठीक है, वो तुम्हारा क्रिमिनल केसेस में आ जाएगा। सिविल केसेस, अब सिविल केसेस है क्या भैया जी, मुझे तो समझ नहीं आता। देखो हाई कोर्ट के पास ना एक पावर होती है, क्या पावर होती है कि भाई वो जो तुम्हारे हाई कोर्ट के अंडर, देखो हाई कोर्ट स्टेट में एक है, पर जो सब कोऑर्डिनेट कोर्ट्स हम पढ़ेंगे वो स्टेट में अनेक हैं, बहुत होंगे, ठीक है, एक जरूरी नहीं है, बहुत ही होते हैं डिस्ट्रिक्ट, और सारे डिस्ट्रिक्ट का एक एक कोर्ट, ठीक है, वो भी अलग अलग हो सकते हैं, वैसे एक ही होता है बट अलग अलग भी कर सकते हैं जी। हम क्रिमिनल कोर्ट अलग बना रहे हैं, सेशन कोर्ट अलग बना रहे हैं, वो सब ऐसे पूरा अलग अलग कर सकते हैं। तो उसमें वो सब में उन सब के ऊपर एक ही हाई कोर्ट है। ऐसा नहीं है कि तुम यार तुम जैसे तुम्हारा राजस्थान में भी मसला हो गया, ठीक है, अब तुम राजस्थान का मसला लेके सबऑर्डिनेट कोर्ट का एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के हिसाब से तुम गुजरात के हाई कोर्ट में चले जाओ, ऐसे नहीं जा सकते, राजस्थान के हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, समझ गए। अगर नहीं है तो बात अलग है, अगर उन्होंने इकट्ठे किए, मैं वो नहीं कह रहा, बट इन केसेस लाइक दिस। सिविल केसेस, अब सिविल केसेस कौन से होते हैं जिसमें हम केस कर सकते हैं? सिंपल, ये तो समझने याद करने वाली चीज़ें होती हैं। लैंड रेवेन्यू, ठीक है, लैंड रेवेन्यू आया नहीं आया पूरा उस पर हो जाता है। केसेस वेयर ब्लैटेंट इनजस्टिस हैज बीन कमिटेड। ब्लैटेंट इनजस्टिस का क्या मतलब होता है? ब्लैटेंट होता है कि बेसिकली बहुत ही साफ अन्याय हुआ है, ठीक है, पता लग रहा है लोगों को कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया, बहुत ज़्यादा ही, बहुत पर्सनल बायसनेस आ गई। जो पिछले कोर्ट में मैं गया था, उसने तो पैसे दे के या कुछ करके रिजल्ट निकाल दिया, कुछ बन रहा ऐसा हो गया, ठीक है। सो ब्लैटेंट इनजस्टिस हैज बीन कमिटेड। ब्लैटेंट कुछ नहीं होता, वही होता है कि बहुत मतलब क्लियर तुम कह लो, या फिर बहुत ऑब्वियस रीजन, ऑब्वियस जो तुम्हारा इनजस्टिस है वो हुआ है, ठीक है। सो तुम एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन कर सकते हो, ठीक है जी, ये हमें समझ में आ गया। अब क्रिमिनल केसेस क्या? क्रिमिनल केसेस वही अगेंस्ट अ जजमेंट, अगेंस्ट ए जजमेंट। मतलब क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, या तो तुम्हें पैसे का वो बहुत होगा कि भाई पैसे मंगा लिए, उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। क्रिमिनल केसेस मेनली कि तुम्हें या तो जेल होगी या फिर डेथ सेंटेंस हो गया। अब एक पॉइंट है कि डेथ सेंटेंस कोई भी छोटा कोर्ट हाई कोर्ट से पूछे बिना नहीं दे सकता। क्या? हाई कोर्ट से कंसल्ट किए बिना। ऐसा नहीं है कि वहां पे केस जाना, नहीं, केस लेके जाना जरूरी नहीं है, पर जो कोर्ट है अपने बिहाफ पे हाई कोर्ट से बात करके ही उसे डेथ सेंटेंस दे सकता है। डेथ सेंटेंस इतनी आसानी से नहीं कोई भी कोर्ट देता, ठीक है, छोटे कोर्ट स्पेशली। बड़े वाले उनके पास ये पावर है, हाई कोर्ट दे सकता है, उसको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट को वो दे सकता है, हाँ, पर करेगा तो वो अच्छी चीज़ है, पर सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। अब अगेंस्ट ए जजमेंट, वो ये जो क्रिमिनल केसेस होते हैं अगेंस्ट ए जजमेंट होते हैं, ठीक है जी, अगेंस्ट ए जजमेंट। किसकी? सेशन जज की, ठीक है। अगर सेशन जज के खिलाफ केस हुआ है, क्यों हो सकता है? अगर उसने 7 साल से ज़्यादा की जेल दे दी है, 7 साल से ज़्यादा की मतलब इम्प्रिजनमेंट दे दी है। 7 साल से ज़्यादा की वो नहीं दे सकता, वो छोटा कोर्ट है, वो 7 साल तक मैक्सिमम दे सकता है। हाँ, सेशन जज, अगर असिस्टेंट सेशन जज बैठा हो, ठीक है, क्या असिस्टेंट सेशन जज बैठा हो, या फिर तुम्हारा जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं, या फिर ऐसे छोटे मोटे और जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, ठीक है, उन्होंने सजा दी हो, वो 4 साल की दे सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 4 साल। 4 साल से ज़्यादा दी तो उस पर केस हो सकता है, क्रिमिनल केस इन एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है जी। और सेशन जज अगर तुम्हारा एक्वाइटल कर दे मतलब कि भैया अगर उसने सेशन जज ने तुम्हारा एक्वाइटल कर दिया, बेल कर दी, तो स्टेट के वर्सेस केस किया जा सकता है कि भाई तुमने इसको बेल कैसे कर दी, ठीक है। एक्वाइटल मतलब ये होता है रिहा कर देना, ऐसा कुछ कर देना, तो उसके स्टेट के खिलाफ केस हो सकता है। तो यही है तुम्हारा, ठीक है। ये है कि भाई ये नहीं है कि ये सब गलत है पूरे तरीके से, हाँ, उनका होता है कि मैक्सिमम तुम 7 साल तक कर सकते हैं, वो अगर इससे ज़्यादा किया तो हम केस कर देंगे ऊपर, केस कर सकते हैं ऊपर, ठीक है। तो यही है तुम्हारा पावर्स एंड ज्यूरिसडिक्शंस। इसके बाद एक और पॉइंट आता है तुम्हारा फंक्शंस, ये हमने कर लिया, हाँ। तो फंक्शंस क्या चीज़ है? अब फंक्शंस वही जो हमने पिछली बार पढ़े थे, क्या क्या काम कर सकते हैं, 2 तरीके के। अगर ये क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, अगर आया तो तुम लिख सकते हो ओरिजिनल ऑन अपील। ओरिजिनल में तुम ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का लिख देना कि भाई इसमें हम ये केस तो कर सकते हैं, डायरेक्टली सुनता है, कोर्ट के पास इतना पावर है, इतना है हाई कोर्ट के पास। और जो ऑन अपील है कि भाई स्पेशल लीव टू अपील देके भी हम कर सकते हैं। एक सिविल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, 2 तरीके के, और उसमें ये सब स्पेशलिटीज होती हैं। सो यही था तुम्हारा हाई कोर्ट मेनली। इसके बाद अगर कुछ बचता है तो मैं देखता हूँ, नहीं तो हम सबऑर्डिनेट शुरू करते हैं। तो हाई कोर्ट हमारा खत्म होता है, अब हम पढ़ते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। अब इनमें बेसिक कुछ ज़्यादा है, डिफरेंस है, बट चीज़ें वो वही करेंगे जो पहले वाले कोर्ट्स कर रहे थे, जो ऊपर वाले कोर्ट्स कर रहे थे। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या होते हैं यार? जो डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके नीचे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो, पर इतना भी बिलो मत चले जाना कि लोक अदालत आ गई, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके नीचे नीचे होते हैं ये कोर्ट्स। अब इनमें भी 2 तरीके के कोर्ट्स होते हैं, एक सिविल कोर्ट
एक क्रिमिनल कोर्ट, सिविल क्रिमिनल, सिविल क्रिमिनल। अब हाई कोर्ट में दोनों तरीके के केसेस आ सकते थे क्योंकि पूरे स्टेट में एक ही कोर्ट है, कई बार 2 स्टेट्स में एक ही कोर्ट है, राइट। लेकिन इन केसेस में अलग अलग कोर्ट्स भी बना दिए जाते हैं क्योंकि छोटे कोर्ट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली ये कोर्ट्स होते हैं बिकॉज काफ़ी दिक्कतें आती हैं नहीं तो अगर बहुत कम हो, इसलिए स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है काफ़ी, मतलब इन्हीं रीजंस की वजह से, कुछ एक ये भी है उनमें से, राइट। तो अब क्या है सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट में ये जो बुक ने तुम्हारे मतलब इतना बोर किया होता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, फिर कोर्ट ऑफ सिविल जज, फिर मुंसिफ्स कोर्ट, फिर उसके बाद स्मॉल कॉजेज वाला, कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा इसमें से आना भी नहीं है। बस इतना समझ लो कि सिविल कोर्ट्स में क्या क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। सिविल कोर्ट्स में सबसे ऊपर, सिविल कोर्ट्स में सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, नाम से पता लग रहा है डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट। और इस कोर्ट में ये भी चीज़ होती है कि जो एडिशनल जज है या फिर हम कहें जो मतलब इतना परमानेंट नहीं है, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आ सकता है थोड़ी देर के लिए, जो प्रेसिडेंट बना देता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो भी इसमें आएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट पहली बात गवर्नर बनाता है। कौन बनाता है? गवर्नर, ठीक है, गवर्नर। अब हाई कोर्ट को तो सीधा सीधा कौन बना रहा था? तुम्हारा प्रेसिडेंट, इसमें गवर्नर बना देता है। तो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट गवर्नर बनाता है एंड इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि भाई 7 साल का एडवोकेट काम की करना चाहिए तुम्हारा। अगर तुमने 7 साल एडवोकेट एज एन एडवोकेट काम किया है तो तुम इसके बन सकते हो ऑन द विश ऑफ गवर्नर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में, ठीक है, 2 तरीके के जज होते हैं, ठीक है, दो कौन से? एक है डिस्ट्रिक्ट जज, एक है सेशन जज। सेशन जज हम इधर पढ़ते हैं क्रिमिनल केसेस में, बट बेसिकली यही है, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट एक है, उसमें 2 तरीके के निकलते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट जो सिविल केसेस देखता है और एक सेशन कोर्ट जो कि क्रिमिनल केसेस देखता है, राइट। अच्छा, इतना हो गया। अब ये मोस्टली डीसी बनता है, जो ये डिस्ट्रिक्ट जज है ये डीसी बन जाता है, राइट। इसको कौन बनाता है? गवर्नर, एंड ये वर्क्स एज अ डीसी, ठीक है, डीसी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो सकता है या फिर इसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी हम बोल देते हैं, डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो भी है, ठीक है, हमारी बुक्स में दिया हुआ। अब इसके बाद इसके एक लेवल नीचे अगर हम एक लेवल अपनी एक लेवल नीचे कोर्ट ऑफ सिविल जज। कोर्ट ऑफ सिविल जज ये डिस्ट्रिक्ट जज से छोटा है, नाम से पता लग रहा है, सिविल है, वही बेचारा सिविल जज है। इसकी क्या खासियत है? ये तुम्हें 7 साल का फाइन, 7 साल की इम्प्रिजनमेंट और फाइन दे सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 साल की जेल और उसके बाद फाइन दे सकता है, सज़ा मैक्सिमम ये इतनी ही दे सकता है। तो सिविल कोर्ट ऑफ सिविल जज में इतना ही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मुंसिफ्स कोर्ट एंड या फिर इसे सब जज कोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, मुंसिफ्स कोर्ट। उसमें क्या है? इसमें तुम्हारे जो 20,000 मैक्सिमम क्या फिगर है, 20,000 तक के केसेस आ सकते हैं, क्योंकि सिविल केस है, क्या ही आ जाएगा कि पैसे उसने नहीं दिए, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज के अलग अलग, पर भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या, तो फिर वो कहते हैं इसमें 20,000 से ज़्यादा के वाले केस नहीं तुम हैंडल कर सकते। अगर मनी रिलेटेड है और उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट 20,000 है तो तुम कर लो, 20,000 से ज़्यादा है, 30,000 आ गई, 25,000 आ गई, तो सिविल जज ही हैंडल करेगा उसे, ठीक है, वो एक लेवल ऊपर चल जाता है। सो या ये चीज़ है। उसके बाद तुम्हारा केस इन्वॉल्विंग 20,000 कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज, छोटे कॉजेज के लिए आ जाता है, छोटे कॉजेज के लिए आता है। ये छोटे कॉजेज मतलब कि वैल्यू ऑफ सूट्स फाइन, क्या लिखा मैंने, फिक्स्ड बाय स्टेट, मुझे अपनी भाषा नहीं समझ आ रही। हाँ, वैल्यू ऑफ सूट्स फिक्स्ड बाय स्टेट, इसका क्या मतलब इसका मैंने क्या लिख दिया है? इसका मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे बता दिया ना कि 20,000, ये हमने बता दिया ना यहाँ पे 7 साल ये मैक्सिमम है, इसका वो मैक्सिमम अभी हमें पता नहीं। ये स्टेट टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है, हर स्टेट टाइम टू टाइम अपना अपना बदलती रहती है, ठीक है। बेसिक इससे तो ऑब्वियसली कम ही होगा, पर कितना है एग्जैक्टली वो बदलता रहता है, तो बुक में तुम्हारा दिया नहीं है। एंड ऑब्वियसली क्या ही देंगे, किस स्टेट का देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे मैंने तुम्हें कहा था डिस्ट्रिक्ट जज गवर्नर अपॉइंट करता है, और जो बाकी जजेस हैं ये सिविल जज, सिविल या फिर कोर्ट ऑफ सिविल जज में जो जज होता है, मुंसिफ्स कोर्ट में जो जज होता है जिसे हम सब जज बोलते हैं, या फिर कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज में जो जज होता है, ये सब स्टेट पीएससी से बनते हैं। मतलब इसे यूपीएससी टाइप तुम समझते हो ना, पेपर देना पड़ता है, तो वही गवर्नमेंट का पेपर है, स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो उससे बनते हैं, ठीक है। वो पास करके फिर उसके बाद जो तुम्हारी ट्रेनिंग है वो सबके बाद ये होता है। अब ये थे सिविल कोर्ट्स। इसके बाद क्रिमिनल कोर्ट्स भी वही चीज़ है, कुछ नाम ही बस नाम बदल जाते हैं, ठीक है। सेशंस कोर्ट हो गया, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गया, फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। क्या क्या है? सेशंस कोर्ट ऑब्वियसली वो हमें यहाँ से ही याद है। उसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, एक शब्द नया है, मेट्रोपॉलिटन, वो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हमने पढ़ी है तो ज़्यादा इतना भी नया नहीं। सो सेशंस कोर्ट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट यहाँ से शब्द उठा लिया तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट हो गया। इसके में क्या क्या थोड़ी
वो चीज़ें देखो, जो सेशंस कोर्ट है वो डेथ सेंटेंस दे सकता है, सिर्फ यही दे सकता है, बाकी इन यहाँ पे जितने भी कोर्ट्स लिखे हैं और कोई नहीं दे सकता। पर इसको भी डेथ सेंटेंस या डेथ सेंटेंस देने के लिए, फांसी या कुछ भी ऐसा डेथ सेंटेंस देने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर एटलीस्ट उनको कंसल्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। ऑलराइट, अब सेशंस कोर्ट को ये करना पड़ेगा। उसके बाद आता है तुम्हारा लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी ये दे सकता है कोर्ट। सेशंस कोर्ट हो गया। अब हम पढ़ते हैं चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स, ये 7 साल की सज़ा दे सकता है, ठीक है, 7 साल की। उसके बाद आता है तुम्हारा फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, ये 3 साल की ही सज़ा दे सकते हैं, ठीक है। सेशंस कोर्ट डेथ सेंटेंस मार भी सकते हैं ये, पर सिर्फ 7 साल से। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ये उम्र भर रख सकते हैं, ये 7 साल रख सकते हैं। और एक बार फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या तो 3 साल की सज़ा देंगे या फिर 5,000 का जुर्माना लगाएंगे या दोनों कर देंगे, दोनों साथ में भी कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट या तो 2 साल का जुर्माना या फिर 1,000 रुपये। तो देख रहे हो यहाँ पे डेथ सेंटेंस या लाइफ इंप्रिजनमेंट सेशंस कोर्ट में। उसके बाद चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट में आते हैं, वहाँ पे क्या आता है तुम्हारा 7 साल। उसके बाद एक और स्टेप नीचे आ जाओ, उसमें तुम्हारा फर्स्ट क्लास और फिर सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में 3 साल, सेकंड क्लास में 2 साल। फर्स्ट क्लास में 3 साल, सेकंड क्लास में ऑब्वियसली पता लग रहा है सेकंड क्लास 2 साल, ठीक है। इसमें 1,000 रुपये, इसमें 5,000, 1,000, 5,000। ये है कुछ चीज़ें। अब कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज और सेशंस कोर्ट में डिफरेंस क्या है, ये तुम्हारी बुक में एक डिस्टिंग्विशिंग टेबल दिया हुआ है, जो कि ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट तुम कह लो, एटलीस्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। 1-2 पॉइंट पूछ सकता है, ठीक है, पूरा नहीं कभी पूछेगा, पर ये देख लो सिंपल है। डिस्ट्रिक्ट जज ये हमने वहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे पढ़ा है। हाईएस्ट सिविल जज है, हाईएस्ट सिविल कोर्ट है क्या, हाईएस्ट सिविल कोर्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट जज वाला जो कोर्ट है। और जो सेशन जज है, सेशन जज का कोर्ट है, वो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है। ये हाईएस्ट सिविल कोर्ट, ये हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट। हाईएस्ट गंदा हो गया, हाईएस्ट सिविल कोर्ट, हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है जी। प्रेसिडेंट बाय डिस्ट्रिक्ट जज, प्रेसिडेंट बाय सेशन जज, प्रिसाइडेड होगा, मैंने प्रेसिडेंट अभी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे सही कर लेना, प्रिसाइडेड बाय, ठीक है, कुछ भी। प्रिसाइडेड बाय ये डिस्ट्रिक्ट जज होता है, इनका प्रिसाइड करता है, हेड होता है, और इधर सेशंस जज होता है। उसके बाद केसेस रिलेटिंग टू कैसे कैसे आते हैं, सिंपल, यहाँ पे सिंपल केस, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स केस। भाई ये क्या कर दिया, जुर्म ज़्यादा बड़े हो गए। पहला लैंड, प्रॉपर्टी, मनी, विल, मैरिज एक्सेट्रा। लैंड, मनी, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें, विल हो गया, मैरिज हो गया, इन सब चीज़ों के रिलेटेड जो केस आते हैं वो सब आते हैं तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में। जो सेशंस जज का कोर्ट होता है उसमें मर्डर, थेफ्ट, ठीक है, डकैती, ये वो सब चीज़ें आ जाती हैं। सो मर्डर, थेफ्ट और भी चीज़ें लिख सकते हो कि पिक पॉकेटिंग वगैरह सब, वो सब इधर आ जाते हैं सेशन जज में। उसके बाद डीसी हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया था, डीसी के तो काम होते हैं ना भाई एडमिनिस्ट्रेशन के, उसने और भी चेक रखना है, सिर्फ उसका मतलब कोर्ट में काम नहीं है, सिर्फ वो एज ए जज काम नहीं करता, और भी करता है, ठीक है, तो वो तो हमें पता ही है, उसमें समझाने की लोड़ नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भाई साहब इसके होते हैं, ठीक है, डीसी के ऑब्वियसली होते हैं, पर ये वाले जज के कोई नहीं होते, नो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इनके वो नहीं होते, वो सिर्फ एज अ जज ही काम करता है। सो दिस वाज योर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इससे ना कुछ ज़्यादा आएगा ना कुछ कम, कहाँ कम आ सकता है, मतलब ज़्यादा तो नहीं आएगा। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का बेसिक वो समझ जाना कि भाई इसको लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है। डिस्ट्रिक्ट लेवल और बिलो के केस ये बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से तुम्हारा कंपैरिजन कर लिया, हाई कोर्ट एक ही है, ये कितने भी हो सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है। और ये आगे भी 2 प्रकार के हैं, हाई कोर्ट एक ही है, वो हर तरीके का केस ले लेता है, तो ये नहीं लेते, ये क्रिमिनल अलग करते हैं और सिविल अलग करते हैं। तो बेसिक ये सब चीज़ें तुम लिख सकते हो। एंड या अब हम करते हैं तुम्हारा लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। सो एक और छोटा सा पार्ट है तुम्हारे इस चैप्टर का, विच इज लोक अदालत। एंड इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें, बस हम तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। लोक अदालत क्या है, लोक अदालत सिंपली मीन्स पीपल्स कोर्ट, ठीक है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लाइन लिख दी है तुम्हारे, पीपल्स कोर्ट, ठीक है। अब ये बनाया कैसे गया था, वैसे एग्जाम में नहीं आता, बट इस बार बिकॉज तुम्हारे 1 वर्ड्स आने हैं या फिर मैं कहूँ MCQs आने हैं, सो मैं लिख दिया, वैसे आएगा नहीं एग्जाम में मेरे हिसाब से। भागवती बोलते हैं, जस्टिस PN भागवती, ठीक है, जस्टिस सामने से लिखते हैं जब वो कोई जज हो, राइट। सो 1987 में जब लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट पास किया गया था, किसकी रिकमेंडेशन पे, जस्टिस PN भागवती, ठीक है, 1987 में किया गया था, और उस पर ये चीज़ काम करती है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। पर्पसेस क्या है भाई साहब, पर्पसेस देखो, बेसिक तुम्हारी बुक में वैसे तो काफ़ी कुछ लिखा है, पर हमें समझना है मतलब जो एग्जाम में आएगा और जो दिमाग में रहना चाहिए, क्या फ़ायदा क्या होगा, कुछ पढ़ाएगा फ़ायदा होना चाहिए ना। तो पर्पसेस सिंपल हैं तुम्हारे। पहला है टू प्रोवाइड लीगल एड, क्या, टू प्रोवाइड लीगल एड एंड क्विक जस्टिस, टू प्रोवाइड लीगल एड एंड क्विक जस्टिस टू दोज हु आर नॉट इन अ पोजीशन टू एंगेज लॉयर। एंगेज लॉयर मतलब
मतलब लॉयर रखने के लिए इतने पैसे नहीं है, ठीक है, वो इतनी फाइनेंशियल पोजीशन उनकी ऐसी नहीं है कि वो लॉयर एंगेज कर सकें, तो उन्हें भी तो जस्टिस मिलना चाहिए ना। तो उनको लीगल एड और क्विक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए दोज हु आर नॉट इन पोजीशन ऑफ, इसका ये पर्पस है, ये इसके लिए बना था, ठीक है, अब भी इसी पे ही वर्क कर रहा है, राइट। तो क्या लीगल एड मिले और क्विक जस्टिस मिले, जल्दी मिले और लीगल एड, पहले तो क्या लीगल एड मिले और क्या जल्दी मिले, तो वो चीज़ें एंगेजिंग लॉयर। टू रिलीव कोर्ट्स ऑफ हैवी बैकलॉग ऑफ केसेस, क्या मतलब रिलीव कोर्स ऑफ हैवी बैकलॉग्स ऑफ केसेस। तो मैंने देखा होगा, जैसे मैंने वीडियो में काफ़ी बार बोला भी है कि बहुत केसेस पेंडिंग है, मतलब लाखों केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं कोर्ट्स में, ठीक है, जजेस इतने हैं नहीं, ठीक है, तो क्या करें भाई साहब, टाइम भी लिमिटेड है, जजेस भी उतने ही है, क्या करें, कोर्ट कितने, और ऐसा नहीं है कि 100 केस भी हैं, वो भी कितने साल चलेंगे क्या पता, ऐसा थोड़ी एक महीने में खत्म हो जाएंगे, 10-10 साल 20-20 साल चलते रहते हैं केसेस, तो ठीक है, तो वही चीज़ है। तो वो कोर्ट्स को पहले ही इतने बैकलॉग हैं, उन पे और बैकलॉग ना पड़े और केसेस ना पड़े, इसलिए जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने बड़े केसेस नहीं है, उनको ये लोक अदालत में ही सॉल्व कर लें, ये इसका एक और पर्पस है। टू एलिमिनेट हाई कॉस्ट एंड डिले इन इम्पार्टिंग जस्टिस। अब देखो हाई कॉस्ट लगती है एंड डिले भी बहुत होता है किस चीज़ में, जस्टिस को मिलने में। अभी मैं ये नहीं कह रहा कोर्ट्स की गलती है, कोर्ट्स की थोड़ी गलती है, कोर्ट्स के पास इतने केसेस हैं और वो सारे पहलू देखे बिना डिसीजन नहीं दे सकती, तो वो सब चीज़ें मिलके ये एक फैक्टर बनाती थी, एक डिसएडवांटेज, ठीक है, इंडिया की कोर्ट्स का। लेकिन लोक अदालत ने उसको भी सॉल्व कर दिया, उसका पर्पस एक और है कि हाई कॉस्ट को कम कर देना, क्योंकि गरीब लोगों को भी लीगल एड मिले, और उसके बाद डिले इन इम्पार्टिंग जस्टिस, फंसा से आए वो भी, ठीक है, तो इम्पार्टिंग जस्टिस भी मतलब ऐसा हो जाए कि भाई सबको मिले जस्टिस, ठीक है जी, और जल्दी मिले। एडवांटेजेस क्या क्या है भाई साहब, एडवांटेजेस देख लेते हैं। सिंपल जो ये है, इसको अलग वे में हम इधर लिख देते हैं। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द सेटलमेंट ऑफ फैमिली फंड्स, डिस्प्यूट्स बिटवीन द रिलीजन नेबर्स, इट वर्क्स इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो देखो ये छोटे मोटे केसेस पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कॉम्प्रोमाइज और अंडरस्टैंडिंग पे ये बेस करता है, राइट, कि दोनों पार्टीज सेटिस्फाई होकर जाएं इस कोर्ट से। उसके बाद डिलीवर फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस, जो मैंने उधर पॉइंट लिखा है वही चीज़, फास्ट और इनएक्सपेंसिव जस्टिस। थर्ड, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ अदर कोर्ट्स, वही चीज़ जो इधर थी, जो इसका पर्पस था वो इसका एडवांटेज है। फोर्थ, प्रमोट सोशल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग लीगल एड टू वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि मतलब नहीं फंड्स लेके आ सकते इतने कि एक लॉयर अफोर्ड कर लें और वहाँ पे इतने मतलब शहरों में जाके हाई कोर्ट या फिर दूसरे कोर्ट्स के धक्के खाएं, वहाँ पे इतनी मेहनत करें, इतना टाइम लगाएं, तो इसलिए प्रमोट सोशल जस्टिस, भाई सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए है जो जुडिशरी है, नहीं सबके लिए है, तो इसलिए वो सबके लिए काम करते हैं, तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। सो यार दैट इज इट, बाकी कुछ सिलेबस में नहीं है तुम्हारा, अगर है तो मुझे कॉमेंट कर दो, मैं वीडियो बना दूंगा। ये वीडियो खत्म करते हैं अभी, बाय।